ये समरी पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे ये चीज़ आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे डीप वर्क कहते हैं नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक लिया जाए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सकें। डीप वर्क इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लेकर जा सकता है। पार्ट 1, द आइडिया। चैप्टर 1, डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 1, मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी। 2, किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं जो कुछ इस तरह है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के टॉपर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे वे अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है। सोफी लीरॉय, जो कि एक रिसर्चर हैं, प्रूव करती हैं कि अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज़ होती है। टास्क ए फिनिश किए बिना जब आप टास्क ए से टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तो होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक सीखेंगे, जो कि समरी में दी गई हैं, और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब आप कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कोहरन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। बहुत सारी कंपनीज जैसे फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही हैं, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग से कैबिन ही नहीं दिया जाता, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सकें और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि ये उनकी डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ करते हैं। वो अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत काम करते हैं, और साथ ही जैसा आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कम्पीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 3, डीप वर्क मीनिंगफुल है। रिक फ्यूरर एक ब्लैकस्मिथ है। वो एंशिएंट और मेडिएवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट है, जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपने शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे एक तलवार बनानी है तो उसे ये हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे, और हर बार हथौड़े की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। इस तरह के काम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है।
किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और ये आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। लॉरा कास्टनशन अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए एमआरआई स्कैनर यूज़ करती हैं। वो जानना चाहती हैं कि ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्ट करता है। उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर्स से अफेक्टेड होते हैं, जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस से अफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे ये बात प्रूव नहीं होती कि बड़े लोग बहुत सुखी थे इसलिए उन्हें पॉजिटिव इमेजेस ज़्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरह रिवायर्ड हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। अपने अटेंशन को इस तरह से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी, और ये सब विचारों को बदल कर किया था, ना कि कोई बाहरी बदलाव से। और ये बात भी प्रूव हुई है कि छोटी छोटी चीज़ें जो पॉजिटिव लगती हैं, जैसे ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना या ऑफिस पॉलिसीज़ पर बात करना, ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप कर लेती हैं, जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग है और डिप्रेसिंग है। और वो इसलिए क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुनें और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा दें। इन शॉर्ट कहें तो आपको एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। मिखाई चिक्सिंटिमाहे एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ESM यानी एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, यानी एक टेक्निक जो किसी खास मोमेंट पर आपकी फीलिंग रिकॉर्ड करती है, से ये प्रूव किया है कि बेस्ट मोमेंट आमतौर पर तब होते हैं जब किसी इंसान का माइंड और बॉडी किसी डिफ़िकल्ट और कीमती चीज़ को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है, और इसी स्टेट में वो सबसे खुश हो सकता है। और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है, जिस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। पार्ट 2, द रूल्स। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां इंसान अपने फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आप डीप वर्क कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड हैं, और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2, 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, ये बातें कि आप जो काम करने वाले हों वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरियोसिटी जगाई जाती है ताकि आप उनके बारे में सोचने लग जाओ। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ताकि जब आप काम शुरू करो तो उस बीच में छोड़ के न जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज़ को एक कागज़ पर लिखते हैं। और फिफ्थ रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग, ताकि उस काम को करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब न करे। यही वो रूम है जहां डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपको ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। बदकिस्मती से ये विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज में पाते हैं, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल निगलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं। ये ऐसी सेटिंग होती है जहां कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपनी ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं, और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरह से शैलो वर्क यानी खिलखिला काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हों। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट ये है कि गुड इंटेंशन से आगे निकल जाएं, यानी डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना, और अपनी डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें जो इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपके विल पावर को मिनिमम अमाउंट में यूज़ करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखें जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन ना टूटे। क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। यहाँ हम आपको 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं जो माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेके जा सकती हैं। 1. मोनास्टिक अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मॉन्क या पुजारी की तरह ही होते हैं जो खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ से दूर रखता है। जैसे कि आप किसी IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के अलावा आपका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब जैसे हम डोनाल्ड नोथ का एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए वो बहुत फेमस है, ख़ास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट ज़रूर होगा जिसमें लिखा है
1 जनवरी 1990 से मैं काफ़ी खुश हूँ, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैंने 1975 तक ईमेल यूज़ किया था और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज़ करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीज़ों के बॉटम में है और इसका यूज़ ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्टेड कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छांट कर रखता है और जो इम्पॉर्टेंट लेटर्स होते हैं उनका वे रिप्लाई देते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है, जिसे वे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज़्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, बाइमोडल अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। वे सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे। और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने भी जाना होता था और पैसे कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपनी डीप टाइम में बाइमोडल वर्क का मोनास्टिकली काम करेगा। वो अपना सेल फोन ऑफ करके हर चीज़ से दूर रहेगा। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फ़ोन भी बंद है, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और फिर आप रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये बाइमोडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से काम करे। एक ऐसा स्टेट है जहां रियल में ब्रेक थ्रू होता है। थर्ड टेक्निक, रिदमिक फिलॉसफी। जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर लें, आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहें जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन बढ़ती हुई ना देख लें। बस ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा भी, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं, तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेट जगह पे अपने इंपॉर्टेंट टास्क पूरे करने बैठ जाएं। रिचुअल्स यानी एक्शन क्या ले। अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा है, जैसा कि उनके बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था। चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठकर एक शॉर्ट वॉक लेते थे, फिर अकेले बैठकर अपना नाश्ता करते थे और 8 से 9:30 के बीच स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वो एक दिन पहले के लेटर्स चेक करते थे, जिसके बाद वे 10:30 से दोपहर तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद वे अपने ग्रीन हाउस से अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज़ पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगते थे, गहराई से सोच विचार किया करते थे। जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, उनकी वॉक चलती रहती थी। उसके बाद ही वे अपने उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। बेशक हम ये नहीं कहते कि आप भी यही सब करें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच कर रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो चूज़ करनी ही पड़ेगी जहां आप डीप वर्क कर सकें और एफर्ट दे सकें। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे, इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट्स स्ट्रक्चर्ड हो पाएं, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे? आपको इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी शुरुआत एक कप कॉफ़ी के साथ कर सकते हैं और साथ में पहले से सब कुछ सोच के रखिए, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस मोमेंट पर आपकी क्या ज़रूरत है। मेक ग्रैंड जेस्चर।
जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लास्ट बुक घर पे फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे एक होटल में रहने चली गई, जो महंगा तो था मगर वहाँ जाकर वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे कुछ अचीव ही करेंगे और टाल-मटोल से भी बचे रहेंगे। क्या आप अकेले काम करना चाहेंगे? कोलैबोरेशन नए आइडियाज़ और इनोवेशन को जन्म देता है। हालांकि इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हों, मगर डीपली सोचने के लिए अकेले ही रहें। हाँ, अगर कोई आपके साथ आप ही की तरह सोचने वाला हो, तब तो बात दूसरी है। तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करें। इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रैटेजी अपनाई है और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया है कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवालों के जवाब में काफ़ी डिफरेंस है और इसे 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है। और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। डिसिप्लिन नंबर 1, वाइल्डली इम्पॉर्टेंट पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज़्यादा ईजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें, और इसमें मोटिवेशन से काफ़ी डिफरेंस आता है। डिसिप्लिन नंबर 2, लीड मेजर्स पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए। उसके लिए 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। ये हैं लेग मेजर्स और लीड मेजर्स। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेग मेजर्स और लीड मेजर्स क्या हैं। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो लेग मेजर्स हैं। अब क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज़ देते हैं तो ये लीड मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इम्प्रूव करने के लिए आपको लेग मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की ज़रूरत है। डिसिप्लिन नंबर 3, एक कंपेलिंग स्कोरबोर्ड रखें। इस स्टेप के मुकाबले आपको और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। डिसिप्लिन नंबर 4, अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहें। इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना लें। क्यों लेज़ी बनना भी हमारे लिए अच्छा है? हमेशा खुद को मौके दें कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दें, ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सकें, जिसका मतलब है रेस्ट करना। रीज़न नंबर 1, जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। रीज़न नंबर 2, ये आपको एनर्जी रिचार्ज करने में हेल्प करती है, जिससे कि आप डीपली वर्क कर सकें। रीज़न नंबर 3, ज़्यादातर काम करते वक्त आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज़ हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यह आपके लिए रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरे गधों की तरह शैलो वर्क किया है, तब तो आप नहीं थकेंगे। रूल नंबर 2, बोर्डम को गले लगाएं। एक जीविश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेन हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज़ वो किताब पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में ये एबिलिटी है, मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ऑब्वियस बात लगेगी, मगर सच भी है कि इसलिए ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके काम में इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है या आपको बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा, तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके काम आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने घर और ऑफिस में अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दें। बाराटुंडे थ्रस्टन को
उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज़ के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज़ गुजर गए वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, और इस बार पहले से भी ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही एक सल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की ज़रूरत समझते हुए यूज़ करते रहें। कभी कभी इसका फ़ायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया को ही लीजिए। कई बार आपको लाइफ में कोई गोल हासिल करने में हेल्प करता है, और देखा जाए तो इसके एक नहीं ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं, बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये श्योर कर लें कि इस 20% में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि रिजल्ट्स ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हों। 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखें, और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज़ करके मज़े से गुजरते या फिर लोग आपको इतने दिन मिस करते रहे, तो बेशक फिर से आप ऑनलाइन रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। साइड नोट में लिख के रखें कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किए जाए? इससे को अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंस किया जाए। बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, जिससे आप ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलो। 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे, और फिर भी उसकी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। बेशक आपको अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज़ में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो शैलो वर्क आखिर होता क्या है? शैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिसमें आप लेज़ी होके काम करते हो और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज़्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते और ये ईजिली रिप्लेस किए जा सकते हैं। शैलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही ईमेल्स आपको भेजेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में ज़रूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता, तो पहली बात तो वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लायर के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा कर नहीं बल्कि क्लियर होता है, उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा, अगर इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रपोजल नहीं है, आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होगा, ना ही रिप्लाई ना करने से कुछ नुकसान होगा। तो आपने इस समरी से क्या सीखा? हमने इस समरी में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मोनास्टिक अप्रोच, बी मॉडल अप्रोच, रिथमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमने सीखी वो है कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम पहले से ज़्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे।